हेलो गाइस, क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन एमपीपीएससी का जीएस 4 का यूनिट 1 फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स का सेकंड टॉपिक जो है प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पहला टॉपिक था सोक्रेट्स के बारे में, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फिलोसफिकल थिंकर्स के बारे में, जैसे प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स हो गए, एरिस्टोटल हो गए, इन सब के बारे में यूट्यूब पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं। लेकिन वो सारी वीडियोस आपके नॉलेज के लिए अच्छी हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो शायद से उतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उन सब में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है जो कि आपके किसी काम की भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एमपीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम आपसे ये नहीं बोलता कि आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करके आओ। वो सिर्फ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में, जिससे आप लोगों को आगे समझा सको। अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, अपन प्लेटो के बारे में दिन भर बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो मैं ये आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं कि जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट रेलेवेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपको एक आंसर लिखने के लिए मुश्किल से मुश्किल 7.5 मिनट मिलेंगे, तो उस सिर्फ 7.5 मिनट में आप कितनी चीज़ों को रिमेंबर करके आप उस एग्ज़ाम के टेबल पे लिख पाओगे, एग्ज़ाम कॉपी में लिख पाओगे? कितना लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप अपनी चीज़ों को शॉर्ट रखिए और सिंपल रखिए, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो एक बहुत महान फिलोसफर थे, अपन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे कुछ दिखते थे, आप इनके बारे में देख लीजिए एक बार। एक सेकेंड। तो ये थे वो प्लेटो, आप इनके बारे में देख लीजिए, इस तरीके के वो दिखते थे। अच्छा, इनकी शक्ल आपको सोक्रेट्स जैसी लग रही होगी, तो अपन आगे इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। पहली चीज़, ही वॉज एन एथेनियन फिलोसफर। वो एक एथेनियन फिलोसफर थे। मतलब देखिए, इनका जन्म ग्रीस में हुआ। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ओके, ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, और आज भी वही कैपिटल है जो कि 3400 साल पहले थी, आज भी वही कैपिटल है। तो ये एक एथेनियन फिलोसफर थे। इनका जो बर्थ ईयर था, इनका जो बर्थ ईयर था वो 423 से लेकर 24 बीसी के बीच में था। अब इस पर भी थोड़ी कंट्रोवर्सीज है कि 423 था या 24 था, लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो यही बोलती हैं कि इनका जो बर्थ है वो 423 से लेकर 24 के बीच में ही हुआ होगा, या इन दोनों में से किसी एक में हुआ होगा। वो एक काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर में भैया पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो अपने से गरीब नहीं थे। उनके घर में, मतलब उनकी फैमिली थी वो काफ़ी वेल्दी फैमिली थी, मतलब वो बोलते हैं ना हिंदी में संपन्न परिवार, उस टाइप की फैमिली थी इनकी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई भी इंसान इतनी वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ है और उसके आसपास सारा माहौल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अगर उसको फिलोसफिकल पाथ पे चलना होगा या उसको अध्यात्म की तरफ जाना होगा, तो उसके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ होगा। इनके लाइफ में भी ऐसे 2 इंसिडेंट हुए। पहला इंसिडेंट कौन सा? जब वो महान सोक्रेट्स से मिले। जब वो महान सोक्रेट्स से मिले और उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। और सेकंड, जब वो पेलोपोनेशियन वॉर, जो कि 431 से लेकर 404 बीसी तक चला, एथेंस और स्पार्टा के बीच में, उसमें भी प्लेटो ने सर्व किया। आपको याद होगा कि सोक्रेट्स ने भी वॉर में सर्व किया था। अब किस वॉर में सर्व किया था ये मैंने पिछली वीडियो में कवर किया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस वॉर में उन्होंने सर्व किया था। अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको फिर वही बोलूँगा कि अपन सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 5th पॉइंट क्या है? प्लेटो प्रोपगेट सोक्रेट टीचिंग बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स एंड अ फ्रेंड टू। सोक्रेट्स की जो टीचिंग थी उसको प्लेटो ने काफ़ी ज़्यादा फैलाया, उनको और बड़े लेवल पर फैलाया, क्योंकि वो सोक्रेट्स को अपना गुरु मानते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सोक्रेट्स ने कभी उनको अपना गुरु नहीं माना, सोक्रेट्स उनको हमेशा अपना फ्रेंड मानते थे। सोक्रेट्स ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मेरे शिष्य हो, वो हमेशा उनको एज अ फ्रेंड ही देखते थे। तो ये हैं वो महान सोक्रेट्स, इनके बारे में अपन
पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और ये है प्लेटो। अब मैंने बोला था ना कि इनकी शक्ल थोड़ी सोक्रेट से मिलती है, तो आप थोड़ा देख सकते हैं, मुझे तो लग रही है, आपको शायद ना लगे। देखिए सोक्रेट्स जो थे, इन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ कम लिखा था, इन्होंने अपने बारे में काफ़ी कम लिखा था, और इन्होंने किसी चीज़ पर राइटिंग भी नहीं करी थी। ये सिर्फ गलियों में फिरते थे और सबको टीचिंग्स दिया करते थे। लेकिन जो प्लेटो थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर काम किया। जैसे कि प्लेटो ने काम किया, जस्टिस पर काम किया, उन्होंने जस्टिस के ऊपर लिखा, उन्होंने करेज के ऊपर लिखा, विजडम बुद्धिमत्ता के ऊपर लिखा, गवर्नमेंट के ऊपर लिखा, आर्ट, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, आर्किटेक्चर, एथिक्स एंड मोरालिटी, इन सब के ऊपर उन्होंने अपनी राइटिंग्स की। तो इतने महान प्लेटो थे, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा, इतनी इन्होंने इंटेलिजेंस प्राप्त कर ली थी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है आइडियाज़ ऑफ प्लेटो। इनके बेसिकली 4 आइडियाज़ थे। पहला आइडिया इनका ये था कि थिंक मोर, कि ज़्यादा सोचो। जब तक आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप किसी चीज़ को डीपली नहीं समझ पाओगे। ऊपर ऊपर से तो आप समझ लोगे, लेकिन जो उस चीज़ का मेन मकसद है वो आप नहीं समझ पाओगे। सेकंड, लेट योर लवर चेंज यू, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप प्रेम करो जो कि आपको चेंज कर दे। आजकल की दुनिया में ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि जो आपको चेंज कर पाए, उल्टा लोग आपको बिगाड़ देते हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि आप ऐसे लवर को आप एक ऐसे लवर को मिलो जो कि आपको चेंज कर दे, आप में अच्छाइयाँ भर दे। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि डिकोड द मैसेज ऑफ ब्यूटी, कि जो सुंदरता है उसका जो मैसेज है उसको आप डिकोड करने की कोशिश करो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक बगीचे में गए, आपने देखा कि एक गुलाब का फूल खिल रहा है, आपने उसको तोड़ लिया और आप उसको देखने लगे कि ये कितना सुंदर है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है। वो ये बोलते हैं कि आप उस जो फूल है, जो गुलाब का फूल है, उसकी आप ब्यूटी को सेंस करने की कोशिश करो। जब तक आप उसकी ब्यूटी को सेंस नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप उसकी जो असल में जो खूबसूरती है, जो एक्चुअल ब्यूटी है उस रोज़ की, आप वो कभी नहीं समझ पाओगे। और फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप सोसाइटी को ही रिफॉर्म कर दो। जैसे मैंने ये पिक्चर अपने मन से लगाई है, तो इसमें क्या बताना चाहते हैं, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसमें, कि देखिए इसमें ये पर्सन है, ये येलो कलर में है, ये ऑरेंज कलर में है, ये रेड कलर में है, ये स्किन कलर में है। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में सबका कलर अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी मेंटेलिटी अलग है। तो वो ये चाहते थे कि अगर सबकी मेंटेलिटी अलग रहेगी तो सब अपने अपने मत बीच में लाएंगे, अपनी अपनी बातें लाएंगे। तो हम इस चीज़ को, ये चीज़ अगर आगे बढ़ती गई तो ये आगे जा कर के कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगी, सब अपनी बातों पर जोर देंगे। तो वो ये चाहते थे कि हम सबको एजुकेट करें और पूरी सोसाइटी को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करें, उनका ये मानना था। अब उनके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनके बारे में, जो कि आपको बताना चाहता हूँ। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़। ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है और या ये जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है, इसको प्लेटो ने ही इनॉग्रेट किया था, मतलब प्लेटो ने ही इनका इसको बनाया था। जो कि ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि प्लेटो ने जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी रियलिटी को डिनाई किया है। आज के टाइम में हर आदमी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, उसे हर चीज़ चाहिए जो कि उसे लुभाती है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ दिख रही है वो सिर्फ एक इमेज है असली दुनिया की, और असली दुनिया की वो सिर्फ एक इमेज है जो कि झूठी है, आपको अपने जाल में फंसाती है। आसान भाषा में वो ये कहना चाहते थे कि जो असली दुनिया है, ये एक असली दुनिया है और एक मटेरियलिस्टिक दुनिया है। मटेरियलिस्टिक दुनिया असली दुनिया की सिर्फ एक इमेज है जो कि झूठी है और आपको फंसाती है, वो ये कहना चाहते थे। इस थ्योरी को प्लेटोनिज्म भी कहते हैं। ये एग्जाम में पक्का आएगा कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेटोनिज्म, आप इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। फिर अपन 9th पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ध्यान से पढ़ना, द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। इसमें पॉलिटिकल क्यों लिखा गया है ये अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं। 9th में लिखा है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। उन्होंने पॉलिटिक्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहला था प्रोडक्टिव मीन्स वर्कर, सेकंड था अपना प्रोटेक्टिव, और थर्ड था गवर्निंग। उन्होंने 3 चीज़ों में पूरी पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया। पहला प्रोडक्टिव था, मतलब वर्कर्स,
लेबरर्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स। सेकंड में आ गए प्रोडक्टिव, जो कि वॉरियर्स हैं, एडवेंचरस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो ब्रेव हैं। और थर्ड में आता है गवर्निंग, जो कि रूलर्स हैं, जो कि अपनी इंटेलिजेंस को इस पॉलिटिक्स के थ्रू रूल कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को प्लेटो ने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि उन्होंने ये भी बोला कि अगर पॉलिटिक्स को अपन इन तीन चीज़ों के हिसाब से चलें तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। उन्होंने अगले पॉइंट में बताया, प्लेटो ने बोला कि जो सोसाइटी है, जो सोल है और जो पॉलिटिक्स है, वो तीनों चीज़ें जो हैं वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। मतलब सोल के भी तीन टाइप हैं। सोल के तीन टाइप कौन कौन से हो गए? पहला सोल का जो टाइप है वो अपना प्रोडक्टिव हो गया, मतलब आपकी सोल प्रोडक्टिव काम कर सकती है ना। आपकी जो सोल है वो एक वॉरियर का भी काम कर सकती है और आपकी जो सोल है वो एज अ रूलर भी काम कर सकती है। तो इन्होंने क्या करा, अपने 11 पॉइंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने सोसाइटी को भी इन तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया, सोल को भी इन तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया और जो पॉलिटिक्स है उसको भी इन तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो ये इसमें बताया गया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 12th पॉइंट में लिखते हैं वो, प्लेटो ऑल्सो सेड दैट, प्लेटो ने ये भी कहा कि जो डिक्टेटरशिप की जो शुरुआत है वो डेमोक्रेसी से ही होती है। ये इनका काफ़ी फेमस पॉइंट है जो उन्होंने बताया। एग्जाम्पल वही है, क्या एग्जाम्पल है अपना? हिटलर। ऑब्वियसली हिटलर क्या था, वो एक इलेक्टेड पर्सन था और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जैसा महायुद्ध हुआ। तो वही चीज़ में समझाने की कोशिश की गई है। वो उनकी जो मृत्यु है वो 348 BC में हो चुकी थी। वो 348 BC में अपनी आखिरी सांस ले चुके थे और उनका एक फेमस कोट था कि लव इज़ द सीरियस मेंटल डिजीज़। उन्होंने इसके बारे में ये बताया कि जो प्यार है वो एक सीरियस मेंटल डिजीज़ है। अब इसको गलत तरीके से मत लेना, उनका समझाने का सिर्फ यही मतलब था कि अगर किसी इंसान को अगर प्यार नहीं मिल रहा है तो उसको उसमें क्या है ना, उस चीज़ की भूख बढ़ जाएगी। अगर उसमें उस चीज़ की भूख बढ़ गई तो वो पागल होने लगेगा। जैसे अगर आप में आपकी आदतें अच्छी हैं, आप सबसे अच्छे से बिहेवियर रखते हो, आप सबको अच्छे से हैंडल करते हो, तो आपको नेचर भी प्यार देगा। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की भूख हो जाए तो वो एक मेंटल डिजीज़ का रूप ले लेगा। तो यही प्लेटो समझाना चाहते थे। अब ये प्लेटो की तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये प्लेटो हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इनके बगल में ये किसी का हाथ है, ये इनके स्टूडेंट हैं और इनका ही अगला लेक्चर है जिस पे अपन लेने वाले हैं। इनका स्टूडेंट कौन था, चलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू। क्लियर एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आकर आपने कुछ सीखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।